हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रिक जुडिशरी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 195, 195 ए, 196 एंड 197 करेंगे। ये एक जैसे सेक्शन हैं, इसीलिए मैंने इन्हें एक साथ लिया है। रिगार्डिंग हमने पहले पढ़ा कि कंडीशंस क्या क्या होती हैं कुछ इनिशिएट करने के लिए प्रोसीडिंग्स को और कॉग्निजेंस लेने के लिए। तो ये मेनली डील करती हैं ये सेक्शंस, जैसे कि कुछ आईपीसी के सेक्शन से रिलेटेड और उनका प्रोसिक्यूशन में सैंक्शन रिक्वायर्ड होती है जहाँ पे, ठीक है। तो वो आगे हम पढ़ेंगे। ब्रॉडली ये इसी से डील करता है, ठीक है। तो सेक्शन 195 के साथ आप सेक्शन 340 लिख लेना, ठीक है। आगे बताऊंगी मैं 340 क्यों लिखवाया था। तो अभी आप बेरेक में सेक्शन 195 के साथ में 340 CRPCS लिख लेना, ओके। चलिए, प्रोसिक्यूशन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस एंड फॉर ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स गिवन इन एविडेंस। किसका प्रोसिक्यूशन? कंटेम्प्ट हुआ है किसी लॉफुल अथॉरिटी का, जैसे पब्लिक सर्वेंट या पब्लिक जस्टिस के खिलाफ, या फिर एविडेंस जो दिए जाते हैं उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें ये ऑफेंसेस कवर करता है। उनका प्रोसिक्यूशन कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट सबसेक्शन कहता है, देखो कुछ ऑफेंसेस लिए हैं 172 से लेके 188 आईपीसी। आप आईपीसी में पढ़ेंगे तब देख लेना, बाकी आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। ये पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, ओके। ज़रूरत नहीं है इनको याद करने की, लेकिन हाँ आपको ये पता होना चाहिए। आईपीसी में फिर आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, तो बेटर है थोड़ा बहुत आप इनको नॉलेज हो, रटने की ज़रूरत नहीं है। तो 172 से 188 आईपीसी में इनका अबेटमेंट या इनका अटेम्प्ट या इनकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इस तरह के जो ऑफेंस होते हैं उसमें कॉग्निजेंस कोर्ट तभी लेगा जब पब्लिक सर्वेंट या जिसका वो सबऑर्डिनेट है, जिस पब्लिक सर्वेंट का, तो वो सुपीरियर पुलिस सर्वेंट, इनकी राइटिंग में कंप्लेंट जब जाएगी तभी कोर्ट जो है कॉग्निजेंस लेगा। ये बात बताई है 1 के ए में। उसके बाद है 1 का बी, ठीक है। 1 का बी देखिए क्या कहता है। ये भी कुछ सेक्शंस हैं इसमें, 193 से 196, 199, 200, 205 से 211, 228, 463, 471, 475, 476 ऑफ इंडियन पीनल कोड। ये सेक्शन इनकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इनका अटेम्प्ट, इनका अबेटमेंट, इनमें भी कोर्ट तभी कॉग्निजेंस लेगा जब राइटिंग में कंप्लेंट आएगी कोर्ट की, या जिसके वो सबऑर्डिनेट है तो सुपीरियर कोर्ट की। इस कोर्ट की क्या आएगी? राइटिंग कंप्लेंट में आएगी तभी कॉग्निजेंस लेगा, ठीक है। तो ये सेक्शन इन्हीं से डील करते हैं। अब उसके बाद सेकंड क्या कहता है, बेरेक में आप लिख लेना विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट, यानी कि जो हमने ये वाले पढ़े 195 के 1 के ए में, तो इनमें कहता है जो विड्रॉल है वो सुपीरियर अथॉरिटी करवा सकती है, यानी कि विड्रॉ कर सकती है कंप्लेंट का सुपीरियर अथॉरिटी अंडर सेक्शन 195 के 1 का ए, ठीक है। यानी कि हमने 172 से 188 पढ़े, इनमें विड्रॉल सुपीरियर अथॉरिटी करवा सकती है, यानी कि पब्लिक सर्वेंट को निर्देश वो दे सकती है या वो खुद विड्रॉल भी कर सकती है। विड्रॉल की पावर उसके पास है, ऑर्डर दे सकती है वो, ठीक है। और प्रोवाइजो कहता है कि अगर ट्रायल कंक्लूड हो जाता है बाय कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, यानी कि ट्रायल कोर्ट से, तो वहाँ पे कोई विड्रॉल नहीं हो सकता। ये कहती है एक्सेप्शन सेकंड की, प्रोवाइडेड दैट नो सच विड्रॉल शैल बी ऑर्डर्ड इफ द ट्रायल इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस हैज़ बीन कॉन्क्लूडेड, ओके, सिंपल। थर्ड में देखो क्या कहता है कि जो कोर्ट है, यहाँ पे ये यूज़ हुई थी ना, कोर्ट और सब सुपीरियर कोर्ट करेगा, यहाँ पे कोर्ट इंक्लूड होता है सिविल, रेवेन्यू, क्रिमिनल और ट्रिब्यूनल। ये कहता है थर्ड सबसेक्शन में, सिंपल।
फोर्थ में देखिए क्या कहता है, फोर्थ में कहता है कि फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1, यानी कि ये वाले जो पढ़े, क्योंकि ये कोर्ट से रिलेटेड हैं, ये पब्लिक सर्वेंट से, बेरेक में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनमें कहता है कि ए कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी सबऑर्डिनेट टू द कोर्ट टू विच अपील लाइज, यानी कि सबऑर्डिनेशन मैंने कहा था ना कि जो वो वाला कोर्ट, ये वाला, उसके वो उस कोर्ट के सबऑर्डिनेट हो, यानी कि वो सुपीरियर हो, राइटिंग में जो कंप्लेंट डाले वो। तो सबऑर्डिनेशन डिसाइड होगी कि कहाँ से अपील लाई करती है, ठीक है। सबऑर्डिनेशन डिसाइड्स फ्रॉम विच अपील लाइज। उसके बाद और सिविल कोर्ट में, इन द केस ऑफ सिविल कोर्ट अगर कोई अपील नहीं है तो प्रिंसिपल कोर्ट के पास आ जाएगी, ठीक है। और इन द केस ऑफ अ सिविल कोर्ट फ्रॉम हुज डिक्री नो अपील ऑर्डिनरी लाइज टू द प्रिंसिपल कोर्ट, तो किसके पास जाएगी? प्रिंसिपल कोर्ट की, जिसके पास ऑर्डिनरी सिविल जुरिस्डिक्शन है। सिंपली ये सबऑर्डिनेशन की बात करता है कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेशन जो हम पढ़ के आए हैं उसका मतलब क्या होता है, ये दिया है थर्ड फोर्थ में, ओके। अब इसका प्रोवाइजो देखिए क्या कहता है। ए बी, ए में कहता है कि मान लो कोर्ट है और उसकी जो अपील है वो कई सारे कोर्ट में जा सकती है, ठीक है। तो जो सबसे कम जुरिस्डिक्शन वाला होगा, इंफीरियर कोर्ट होगा, उसमें क्या होगी? जाएगी। अब इंफीरियर जुरिस्डिक्शन की कैसे मापेंगे हम, कैसे मेजर करेंगे, कैसे पता लगाएंगे? जो कम वाले जो पुनिशेबल होते हैं उनको ले सकता है, यानी कि फर्स्ट 1 साल के हैं, फिर 3 साल के हैं, तो ये हिरार्की चलती है। तो सबसे कम वाली जो होगी वो जुरिस्डिक्शन मानी जाएगी अपील की, यानी कि अपील कई सारे कोर्ट में है तो कौन सा कोर्ट माना जाएगा? जिसमें आप कोर्ट इंफीरियर जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। बी कहता है वेयर अपील लाइज टू सिविल एंड ऑल्सो रेवेन्यू कोर्ट। अब दोनों में है, सिविल में भी उसकी अपील जा सकती है, रेवेन्यू में भी, तो कौन सा मानेंगे? वो होगा अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ केस, यानी कि वो सिविल से रिलेटेड है या रेवेन्यू से है। ऑफ द केस और प्रोसीडिंग इन कनेक्शन विद विच द ऑफेंस इज एलिजिड टू हैव कमिटेड, ओके, सिंपल। उसके बाद है इसका रिलेटेड सेक्शन। मैंने आपको बताया कि लिखवाया था कि 340 कैसे डील करता है, तो इसमें देखिए 340 में लिखा है प्रोसीजर कि कैसे कंप्लेंट प्रेफर की जाती है अंडर सेक्शन 195 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। तो वो है सेक्शन 340, हम अभी पढ़ के आए, मैंने लिखवाया था आपको बेरेक में, तो आप 340 के आगे प्रोसीजर भी लिख सकते हैं ऑफ 195। 340 में करवाऊंगी तो दोबारा 195 को भी मैं ऐसे ही बता दूंगी, ओके। तो प्रोसीजर कहाँ है? सेक्शन 340 में। प्रीलिम में पूछ लेते हैं 195 का, सपोज 195 का प्रोसीजर कहाँ है, तो आप क्या लिखेंगे? 340। उसके बाद है सेक्शन 195A, ठीक है। सेक्शन 195A कहता है मान लो किसी विटनेस को आप धमकाते हैं, ठीक है, या कोई और पर्सन भी यूज़ हुआ है इसमें, अ विटनेस और एनी अदर पर्सन, तो वो फाइल कर सकता है कंप्लेंट कहाँ पे? 195A में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। और ये 195 जो ए आएगा वो आईपीसी का आएगा, ठीक है, ये यहाँ पे, ये यही है ऑफेंस थ्रेटनिंग के लिए, ठीक है। तो प्रोसीजर कहाँ पे होगा? 195A में। ए विटनेस और एनी अदर person may file a complaint in relation to an offence under section 195A of IPC, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 196। 195 आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, 2 से रिलेट कर लीजिएगा कि क्या क्या लिखा हुआ है, पब्लिक सर्वेंट और कोर्ट, और फिर उन्हीं को सेकंड, थर्ड, फोर्थ में डिफाइन किया गया है। आगे है सेक्शन 196, प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस। 2 तरह की बात करता है, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, स्टेट के खिलाफ, और उस ही ऑफेंस की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को डील करता है। प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट एंड फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंस। देखिए इन सेक्शंस के नाम याद रखिएगा, किस में खिलाफ है, किस में फॉर है।
क्योंकि ये डायरेक्टली प्रीलिम के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। 195 में क्या था, पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ, पब्लिक जस्टिस के खिलाफ, ठीक है। और इसमें किसके खिलाफ है, स्टेट के खिलाफ या उनकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 196 में, ऐसे आपको पता होना चाहिए। देखिए फर्स्ट सबसेक्शन क्या कहता है, कोई भी कुछ पहले ऑफेंस है, ठीक है। 153A आपको पता है ये सारे स्टेट के खिलाफ जो हैं ऑफेंसेस हैं आईपीसी में, आप इनको एक बार देख लीजिएगा। 295A चैप्टर 6 505 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ये सभी आईपीसी के ऑफेंसेस हैं, इनकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इनका 108A आईपीसी में अबेटमेंट, इन सब में कोर्ट जो है कॉग्निजेंस तभी लेगा जब सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की प्रीवियस हम सैंक्शन लेंगे, उसके बाद ही क्या करेगा, कॉग्निजेंस लेगा कोर्ट इन ऑफेंसेस में। ओके, 1A में क्या कहता है, देखो 1A में कहता है कि ऑफेंसेस हैं 153B, 505 का 2 और 505 का ही 3 आईपीसी में, उनके अंदर आप कॉग्निजेंस ले सकते हैं, केवल आपको सैंक्शन ज़रूरी होगी सेंट्रल या स्टेट। इसमें एक और यूज़ किया है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ठीक है। इनकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी आएगी, मैं बताना भूल गई, इन्हीं की, ठीक है। इन तीन की 153B, 505 2, 3 का आईपीसी में इनकी कॉन्स्पिरेसी भी आएगी। इन ऑफेंसेस में कोर्ट तभी लेगा जब सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की सैंक्शन ली जाएगी। ओके, 2 में देखो क्या कहता है, सबसेक्शन 2 में कि कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का 120B में स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की कंसेंट लेकर ही डील करेगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस अंडर सेक्शन 120B, ठीक है। ये ऊपर की बात कर रहा है। ओके, एक्सेप्शन क्या है, अगर थोड़े हीनियस क्राइम हो जाते हैं, यानी कि वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है जो डेथ, लाइफ इम्प्रीजनमेंट और रिगरस इम्प्रीजनमेंट 2 साल से ऊपर के ऑफेंसेस हैं, उनमें कोई सैंक्शन रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पे आप डायरेक्टली करेंगे, कॉग्निजेंस लेंगे कोर्ट। लेकिन अगर 2 साल से कम है तो क्या होगा, वहाँ पे आपको सैंक्शन लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की राइटिंग में। ये भी चीज़ें ध्यान रखना, ऑरली है या राइटिंग है तो यहाँ पे राइटिंग आएगा। और प्रोवाइजो क्या कहता है, ये एक्सेप्शन ही है कि जहाँ पे 195 अप्लाई हो जाता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पर, तो भी ऐसी कंसेंट की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। 195 हम अभी पढ़ के आए, वहाँ पे भी कोई कंसेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड सबसेक्शन कहता है सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, सैंक्शन देने से पहले वो एक छोटी इन्वेस्टिगेशन, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर के द्वारा, जो पुलिस ऑफिसर 155 के 3 में एलिजिबल उसके पास पावर हैं, उनसे ये इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सैंक्शन देने से पहले प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो है पीओ के द्वारा करवा सकते हैं, ये कहता है हमारा थर्ड सबसेक्शन, ठीक है। बेरक में आप साथ साथ पढ़िएगा, मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद बेरक में बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। बाकी बेरक का जो क्रक्स है वो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में ले लिया है, इनसे अलग कोई ऐसा सच बात नहीं है। लास्ट हम अपनी वीडियो में कर रहे हैं सेक्शन 197, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट। 195 और 6 में थे वो करते हैं, यानी कि उनके खिलाफ हो रहा है। अब जजेस और पब्लिक सर्वेंट जब प्रोसिक्यूट होते हैं, उनका प्रोसीजर है, सॉरी उनका प्रोविजन है 197 में, प्रीलिम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं जजेस को प्रोसिक्यूट करना हो या पब्लिक सर्वेंट को करना हो तो कहाँ आता है, आप लिखेंगे सेक्शन 197 में। पीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो किस किस का, जजेस, मजिस्ट्रेट और पब्लिक सर्वेंट। इज और वाज का मतलब है या तो वो पहले थे या अभी हैं, ठीक है, इसलिए इज और वाज लिया है। और ये दूसरी तीसरी लाइन में लिखा है नॉट रिमूवेबल फ्रॉम हिज ऑफिस सेव बाय और विद सैंक्शन ऑफ, यानी कि उनका ऐसा ऑफिस है कि उनको गवर्नमेंट के सैंक्शन के बिना आप
रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, उस ऑफिसेज के बारे में जिक्र किया है। तो ये 3 पर्सन अगर कमिट करते हैं अपनी ऑफिशियल ड्यूटी करते हुए कोई ऑफेंस, तो कोई कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा एक्सेप्ट प्रीवियस सैंक्शन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ए बी में लिखा है। सेंट्रल में कब? जब पर्सन एम्प्लॉय था या है ऑफेंस करते वक्त यूनियन की सेंट्रल गवर्नमेंट में, यानी कि वो कार्यरत है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर उसकी जो जॉब है वो आती है। या फिर बी में क्या है? स्टेट गवर्नमेंट। और 2013 एक्ट में लोकपाल और लोक आयुक्त को भी ऐड कर दिया गया है। प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है। इनकी भी सैंक्शन ली जा सकती है, इनकी तो है ही है, इनकी भी ली जा सकती है, लोकपाल और लोक आयुक्त की। ओके, ये इसमें फर्स्ट सबसेक्शन कह रहा है। प्रोवाइजो है, देखिए ऑफेंस जो है बी में जो कमिट होगा, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट की सैंक्शन ज़रूरी होगी, कहाँ पे? जहाँ पे वो स्टेट गवर्नमेंट में काम करता है। तो अगर इमरजेंसी लगी हुई है 356(1) आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आप स्टेट गवर्नमेंट की सैंक्शन ना लेकर किसकी लेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्योंकि इमरजेंसी में स्टेट गवर्नमेंट वाली पावर किसके पास हो जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे। ओके, तो प्रोवाइजो कहता है ये। एक्सप्लेनेशन में कुछ नहीं है, केवल वुमेन से रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं कुछ बताए हैं, और ये ब्राइड वगैरह से रिलेटेड है। 166 ए बी, 354 ए बी सी डी, 376 सॉरी 370, 375, 376, 376 ए बी सी डी, 509, इन सभी में आपको कोई सैंक्शन की ज़रूरत नहीं है अगर एक्यूज्ड कौन है? पब्लिक सर्वेंट। ये भी ध्यान रखना, और किसी का नाम नहीं लिया है, केवल पब्लिक सर्वेंट का लिया है। किसी भी सैंक्शन की ज़रूरत नहीं है इन केस पब्लिक सर्वेंट इज एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंसेस दीज। ठीक है, ये आईपीसी के। ओके, सेकंड सबसेक्शन में कहता है कि कोई कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा। ठीक है, अगर कमिट कौन कर रहा है? आर्म्ड फोर्सेस का कोई मेंबर, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस में अगर कोई रिक्रूट हुआ है, उसका मेंबर है, यूनियन के थ्रू आएगा, वहाँ पे आप केवल सैंक्शन लेंगे किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्योंकि आपको पता है डिफेंसेस की सारी फोर्सेस हैं वो किसके अंडर में आती हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट में। ओके, सिंपल। उसके बाद थर्ड कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है कि जो ऊपर सबसेक्शन 2 है, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस वाला, अगर स्टेट में पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करते हुए उन्होंने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया, तो सेंट्रल की जगह वहां पे सैंक्शन कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट। ध्यान रखना, जो ये वर्ड है ना, ये मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि वो चार्ज किस में है? उनको चार्ज दे रखा है स्टेट के पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने का। तो वहाँ पे क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट की सैंक्शन। यहाँ पे हमने क्या कहा था कि आर्म्ड फोर्सेस का कोई मेंबर है तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़रूरत होगी। ठीक है, थर्ड में क्या कह दिया कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है कुछ आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स की जो क्लास है या कैटेगरी है कुछ उनको, कि अगर वहाँ पे, कहाँ पे? स्टेट में अगर मेंटेन करते हुए, क्या? पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करते हुए अगर वो कोई ऑफेंस कमिट करते हैं, तो सेंट्रल नहीं, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट सैंक्शन देगी। सिंपल ये बात लिखी है। ओके, उसके बाद है 3A एंड 3B, 1991 में ये ऐड हुए थे। ठीक है, क्या कहता है? देखो, ये कहता है 3A कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग, यानी कि 3 में कुछ भी हो, 3 में स्टेट गवर्नमेंट ने जो नोटिफाई किया है कुछ भी हो, कोई कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा एलिजिड टू हैव कमिटेड बाय एनी मेंबर फोर्स विद मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। दोबारा वही चीज आ गई, कोई कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा, बेशक से 3 में कुछ भी लिखा हो, कोई कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा जो कमिट करता है मेंबर, जो चार्ज है विद मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर इन अ स्टेट। अगर वहाँ पे इमरजेंसी लग जाएगी तो वहाँ पे कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सैंक्शन देगा।
किस चीज़ की, कॉग्निजेंस लेने की। ठीक है, 3 से 3A को यूं डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। 3 में स्टेट गवर्नमेंट दे रही थी और 3A में अगर स्टेट गवर्नमेंट स्टेट में अगर मेंटेन करते हुए पब्लिक ऑर्डर को कोई पर्सन, ये जैसे मेंबर हैं फोर्सेस के, आर्म्ड फोर्सेस के, ये कोई ऑफेंस कमिट करते हैं लेकिन इमरजेंसी लगी हुई है 356 के क्लॉज 1 के अंडर आर्टिकल में, तो वहाँ पे कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। तो एक्सेप्शन कह लीजिए 3 की। ओके, 3B में क्या कहता है, देखिए कि मान लो 20 अगस्त 1991 को और जो एक्ट है हमारा अमेंडमेंट वाला क्रिमिनल प्रोसीजर की 1991 में जो अमेंडमेंट हुई थी उसकी रिसीव हुई है प्रेसिडेंट की एसेंट यहाँ पे, तो इतना टाइम तो बचता है। ठीक है, ये तो डेट दे दी और ये दे दिया कि जिस दिन एसेंट हुई थी प्रेसिडेंट की, किस के रिगार्डिंग, इस एक्ट के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे इस पीरियड में स्टेट गवर्नमेंट ने कोई सैंक्शन दी थी और उस सैंक्शन में, यानी कि किसी ऑफेंस की दी होगी, तो उस सैंक्शन में किसी कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया और लेकिन इमरजेंसी लगी हुई थी, तो वो सैंक्शन इनवैलिड हो जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेक दैट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अब क्या देगी, वहाँ पे सैंक्शन देगी। ठीक है, सिंपल है, इसमें केवल यही बात है, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं और इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। प्रीलिम का नहीं आया है इसमें 3A में और 3B में, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि पैटर्न जब चेंज होता है तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो हम सोचते हैं कि नहीं ये तो नहीं आएगा, तो इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है कि आ जाए तो आप प्रीलिम में अटैम्प्ट कर लें। हाँ, मेंस में नहीं आएगा फॉर श्योर। ठीक है, ये 3A 3B से कोई नहीं आएगा मेंस का। ऊपर जो सेक्शंस हैं उनमें आ सकता है 197 पे, लेकिन 3A 3B में नहीं आएगा। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए फिर भी पढ़ लेना। टाइम दे दिया, इमरजेंसी है तो फिर वहाँ पे लगी हुई है, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई सैंक्शन दे दी, सैंक्शन इनवैलिड हो जाएगी, कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले पाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की लगेगी। फोर्थ मैंने लिखा नहीं है, मैं बेयर एक्ट में से पढ़ देती हूँ। इसका फोर्थ सबसेक्शन भी है, इसमें केवल ये कहा गया है कि सेंट्रल और या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो भी हो वो डिटरमाइन करेगी कि कौन जज या मैजिस्ट्रेट जो है वो उनका ऑफेंस प्रोसिक्यूट करेगा और कोर्ट बताएगी कि कहाँ पे ट्रायल हेल्ड होगा। ठीक है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में डिटरमाइन द पर्सन बाय हुम, क्योंकि प्रोसिक्यूशन किसका है, जजेस और पब्लिक सर्वेंट और मैजिस्ट्रेट्स का। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बताएगी कि कौन पर्सन उनका जो प्रोसिक्यूट करेगा, कंडक्ट करेगा, और कोर्ट बताएगी कि कहाँ पे ट्रायल होगा। ठीक है, फोर्थ में सिंपल यही बात कह रहा है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। शुरू के जो फर्स्ट सेकंड हैं, थर्ड हैं, वे इसके सब सेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं प्रीलिम के लिए। 197 बाकी डायरेक्टली भी नंबर भी पूछ लेते हैं प्रीलिम्स में। ओके, तो हमारे 197 कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में 198 और 199 हम करेंगे। ओके, अगर समझ में आया हो गाइस तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।